देखो भाई, आज अपन बात करने जा रहे हैं मटेरियल कॉस्टिंग की। यह आपके कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मटेरियल कॉस्ट कितने प्रकार की होती है। तो मटेरियल कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब सबसे पहले बात यह आती है कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल वह मटेरियल होता है जो कि प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगता है, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं लगता, वो इनडायरेक्ट तरीके से लगता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट में नहीं लगता है वो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो देखो, जिस फैक्ट्री में ये शर्ट बनी है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ होगा, इस शर्ट में कपड़ा लगा होगा, तो वो कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है। इसके अलावा इसमें देखो बटन लगे हैं, ठीक है, ये भी डायरेक्ट मटेरियल कहलाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में डायरेक्टली लगा है। इस पर जब सिलाई हुई है तो इस पर धागा लगा है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है। इसके अलावा जो कंपनी होती है वो अपना यहाँ पर लोगो लगाती है, ठीक है, कपड़े का छप छाप के, तो वो भी डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली लग रहा है। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं लगता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के लिए कॉमन होता है, ठीक है। और देखो, एक और बात क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल हमेशा प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाई होता है, उसको अपन पर यूनिट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल को पर यूनिट स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, वह प्रोडक्ट के लिए कॉमन होता है। जैसे भाई, आपको पता है कि एक शर्ट में इतना मीटर कपड़ा लगना है, ठीक है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। एक शर्ट में 4 बटन लगने हैं, 2 में 8 लगने हैं, 3 में 12 लगने हैं, ठीक है, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आपको पता है कि कितना धागा लगता है एक में, ठीक है, 1 2 3 4 आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जो रिबिन होता है वो भी आप पर यूनिट स्पेसिफाई कर सकते हो। जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल आप पर यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए कॉमन होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो देखो, जिस फैक्ट्री में ये बन रहा है उस फैक्ट्री में पर्दे लग रहे होंगे, ठीक है, वो मटेरियल है लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है क्योंकि वो मटेरियल के अंदर नहीं लग रहा है, ठीक है, और वो प्रोडक्ट के लिए कॉमनली होता है, कॉमन होता है, ठीक है, पर यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा जिस मशीन में इस साइड की सिलाई हो रही है उस मशीन में ऑयल डाला होगा अपन ने, ठीक है, तो वो ऑयल प्रोडक्ट में नहीं लग रहा है, ठीक है, वो पर यूनिट स्पेसिफाई नहीं है, वो प्रोडक्ट के लिए कॉमनली यूज में आता है। इसके अलावा जो अपना अकाउंटेंट है, ठीक है, वो बुक्स वगैरह बनाता है, ठीक है, तो बुक्स वगैरह या फिर अपना जो अकाउंटेंट है, ठीक है, वो बिल्स वगैरह काटते होंगे, तो वो भी एक तरीके से मटेरियल है लेकिन वो प्रोडक्ट में डायरेक्टली नहीं लग रहा, ठीक है, वो प्रोडक्ट के लिए कॉमनली होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल की। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा पर यूनिट स्पेसिफाई कर सकते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट स्पेसिफाई करना संभव नहीं होता, वो कॉमन होता है, ठीक है, उसको अपन बांट के देते हैं, ठीक है। बांट के कैसे देते हैं जी, जैसे मान के चलो अपन एक बार में जो मशीन है उसमें 1000 रुपये का ऑयल डलवाते हैं, ठीक है, और उस 1000 रुपये के ऑयल से क्या होती है, 100 शर्ट की अपन सिलाई कर लेते हैं, तो एक शर्ट पर कितने रुपए का ऑयल पड़ा, 10 रुपए का, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो अपन हमेशा बांट के दे सकते हैं और पर यूनिट स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। अब देखो, इस चैप्टर में जो अपन बात करेंगे ना वो केवल डायरेक्ट मटेरियल की करेंगे, चैप्टर नंबर 1 में। जो इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे, देखो, आप सब लोगों को पता है, मैंने बेसिक कंसेप्ट में आप सब लोगों को पढ़ा रखा है कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो ओवरहेड का भाग होता है। तो इसकी जो बात करेंगे वो अपन ओवरहेड वाले चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में केवल अपन डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं अपन। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल का आपको जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको समझा दी है। अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल में जो अपन टॉपिक नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं EOQ।
भाई अपन सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं आज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो सबसे पहले बात ये आती है कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे मान के चलो मैं बाइक बना रहा हूं। ठीक है, तो मैंने बाइक बनाने के लिए मैंने बजट फिक्स किया कि भाई साहब मेरे को इस साल 50,000 बाइक बनानी है। ठीक है, ये मैंने बजट बना लिया साल के बिगनिंग में। और एक बाइक बनाने में 2 टायर लगते हैं, तो भाई मेरे को 1 लाख टायर परचेज करने हैं पूरे साल भर में। एक साल में मेरे को 1 लाख टायर परचेज करने हैं। तो अब अपन को सबसे पहले ये डिसीजन लेना है कि भाई ये 1 लाख टायर मेरे को पूरे साल भर में चाहिए, तो मैं इसको परचेज कैसे करूं। क्या मैं 1 लाख टायर एक बार में ही परचेज कर लूं? ठीक है, क्या मैं 50-50 हजार टायर के 2 लोट में इसको परचेज करूं? क्या मैं 25-25 हजार के एक बार में 25-25-25-25 हजार के लोट में टायर परचेज करूं? या मैं 10-10 हजार के लोट में टायर परचेज करूं? या फिर मैं 5-5 हजार के लोट में टायर परचेज करूं? ठीक है, ये डिसीजन अपन को लेना होता है। ठीक है, तो भाई ये डिसीजन सबसे मेन डिसीजन होता है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल में। तो अपन क्या करें? ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे, आज कोई भी अगर अपन मटेरियल खरीदते हैं ना, तो उसमें 3 प्रकार की कॉस्ट लगती है। एक लगती है परचेज कॉस्ट, एक लगती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और भाई एक लगती है कैरिंग कॉस्ट। तो अपन तीनों को जोड़ ले तो अपने पास आ जाएगी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखो परचेज कॉस्ट क्या होती है भाई, मैंने जो रॉ मटेरियल के लिए मैंने जो पेमेंट दुकानदार को दिया है वो अपनी परचेज कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल होता है भाई, मैंने जो दुकानदार को पेमेंट दिया है वो, ठीक है, उससे मैंने कोई डिस्काउंट वगैरह लिया हो तो वो अपना लेस हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई GST वगैरह ऐड होगा तो वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तो होती है परचेज कॉस्ट जो मैंने दुकानदार को दे दी। इसके बाद में एक कॉस्ट आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है भाई, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है दुकान से निकलने के बाद अपने गोदाम में माल आएगा तब तक के बीच में जो भी कॉस्ट लगेगी ना, वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो दुकान पर सबसे पहले अपन ने माल लोडिंग करवाया तो लोडिंग की कॉस्ट। ठीक है, वहां से लेकर मेरे गोदाम तक माल आया, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को भाड़ा देना पड़ा, फ्रेट की कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए मैंने इंश्योरेंस वगैरह करवाया होगा, ठीक है, तो वो इंश्योरेंस की कॉस्ट। ठीक है, और इसके अलावा कोई और भी कॉस्ट होगी रास्ते में जो लगी हुई होगी, वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। अब बात आती है कैरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट क्या होती है, तो देखो कैरिंग कॉस्ट होती है कि गोदाम में माल आने के बाद, ठीक है, जब तक वो फिनिश गुड्स के लिए निकल नहीं जाता उसके बीच में जो भी लागत लगती है ना, वो सारी कैरिंग कॉस्ट कहलाती है। जैसे भाई गोदाम में अपन ने माल रखा, ठीक है, तो गोदाम में अपन ने माल रखा तो गोदाम में क्या हुआ होगा, गोदाम का किराया लगा होगा। ठीक है, अपन ने एक बाहर एक चौकीदार बैठा रखा होगा, उसका रेंट लगा होगा। ठीक है, वहां पर कोई छोटी मोटी टूट फूट होगी तो उसका खर्चा लगा होगा। ठीक है, अपन ने वहां पर इतने रुपए का माल रखा हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए अपन ने कोई लोन, उस पेमेंट के लिए अपन ने कोई लोन वगैरह ले रखा होगा। ठीक है, तो उसकी लागत, ठीक है, उस पर जो ब्याज जा रहा है वो भी ऑर्डर की कैरिंग कॉस्ट में आएगी। इसके अलावा ये सब आपकी कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। और इसके अलावा यदि मैं कोई और बात करूं तो देखो वहां पर कोई और भी बिजली का खर्चा भी आ रहा होगा, ठीक है, पानी का खर्चा भी आ रहा होगा, तो वो सारी भी, और कोई मेंटेनेंस वगैरह वहां पर रख रखाव का खर्चा आ रहा होगा वो भी आ रहा होगा, तो वो सारी आपकी कैरिंग कॉस्ट में शामिल होती है। तो देखो अपन कोई भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं ना, तो उसमें जो लागत लगती है वो 3 ही लागत लगती है। एक होती है परचेज कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है कैरिंग कॉस्ट। और यदि अपन तीनों लागतों को जोड़ लेते हैं तो अपने पास आ जाती है टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या होती है भाई, जो आपने दुकानदार को पेमेंट दिया वो तो सारी अपनी परचेज कॉस्ट हो जाती है। दुकानदार
कि दुकान से लेकर अपने गोदाम तक लाने के बीच में जो भी खर्चा होगा वो सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाएगी। इसके अलावा अपने गोदाम में रखने की जो लागत है वो सारी कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट में मैंने बता दिया कि आपने जो दुकानदार को टोटल पेमेंट दिया इंक्लूडिंग जीएसटी, वो आपकी परचेज कॉस्ट कहलाएगी, वो परचेज कॉस्ट में आ जाती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में आपने लोडिंग करवाया, ठीक है, लोडिंग करवाने के बाद में आपका फ्रेट लगा, ठीक है, आपने रास्ते में उसका इंश्योरेंस भी करवाया होगा, ठीक है, वो जब आपका माल उतरा तब आपका अनलोडिंग चार्जेस लगा होगा, ठीक है, बीच में आपने कोई टोल टैक्स वगैरह बीच में दिया होगा, ठीक है, कंटेनर वगैरह आपको लाने के लिए कोई कंटेनर वगैरह आपने रेंट पर लिए होंगे, वो सारी कॉस्ट वो ऑर्डरिंग कॉस्ट कहलाती है। और अब गोदाम पर माल आया, उसके बाद में वो फिनिश गुड्स बनने के लिए वो माल जाएगा, उसके बीच में जो भी लागत लगेगी वो कैरिंग कॉस्ट कहलाएगी। अब भाई कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, जो गोदाम का रेंट है वो कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगा, ठीक है, और अगर मेरी खुद की बिल्डिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा। मैंने गोदाम के बाहर एक चौकीदार बैठा रखा होगा, उसकी सैलरी आ जाएगी, ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर बिजली का खर्चा लग रहा होगा, ठीक है, वो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। भैया आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, उस पर जो आपका ब्याज का नुकसान हो रहा है वो कैरिंग कॉस्ट में आ जाएगी। और कोई छोटी मोटी टूट फूट होगी रॉ मटेरियल की तो वो भी कैरिंग कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ मुश्किल वाली बात क्या होती है, मुश्किल अपन को ये डिसीजन लेना होता है, भाई मेरे को 1 लाख टायर चाहिए, ठीक है, तो मैं 1 लाख टायर चाहिए तो मैं कितने क्वांटिटी के लोट में टायर परचेज करूं जिससे कि मेरी टोटल जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है ना साल की वो कम से कम आए, ये अपन को डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी अपन फिक्स करेंगे जिससे साल की टोटल रॉ मटेरियल कम से कम आए वह क्वांटिटी कहलाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, जिसमें साल की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आए वह क्वांटिटी फिक्स करना ही कहलाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो बात ये आती है कि भाई साहब क्वांटिटी का जो इन कॉस्ट पर फर्क पड़ता है वो क्या पड़ता है। देखो अगर अपन ज़्यादा क्वांटिटी में, मैं यहाँ बात करता हूँ क्वांटिटी की और यहाँ मैं बात करता हूँ कॉस्ट की। देखो आप यदि क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हो, ठीक है, तो परचेज कॉस्ट हमेशा कम आती है। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप जितनी क्वांटिटी जितना लोट बड़ा लोगे ना उतना ही जो रॉ मटेरियल का सप्लायर है वो आपको डिस्काउंट ज़्यादा देगा, तो परचेज कॉस्ट हमेशा कम आएगी। जबकि आप कम क्वांटिटी परचेज करते हो तो हमेशा परचेज कॉस्ट ज़्यादा आएगी क्योंकि वो डिस्काउंट कम देगा। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो यदि आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हो तो साल भर की जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो कम आएगी। कैसे भाई? अगर आप एक बार में ज़्यादा लोट मंगवा लेते हो, ठीक है, तो सीधी सी बात आपके साल भर में कम चक्कर होंगे, ठीक है, तो कम चक्कर होंगे तो कम कॉस्ट आएगी। भाई देखो अगर आपने 1 लाख यूनिट का माल एक बार में परचेज कर लिया तो आपका एक ही चक्कर हुआ, ठीक है, लेकिन यदि आप 50-50 हज़ार के यूनिट में माल परचेज कर रहे हो तो आपके ज़्यादा चक्कर हो गए, तो ज़्यादा कॉस्ट हो गई। अगर आप 25-25 हज़ार का लोट परचेज कर रहे हो तो आपके और भी ज़्यादा चक्कर होंगे, तो आपकी रॉ मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो और भी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करते हो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आती है। यदि आप क्वांटिटी कम परचेज करते हो तो जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो ज़्यादा आती है। भाई आप कम लोट में परचेज करोगे, ठीक है, आप एक बार में 25-25 हज़ार खरीद रहे हो तो साल भर में आपके 4 चक्कर होंगे, तो 4 चक्कर की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अगर आप 10-10 हज़ार का लोट खरीद रहे हो तो साल भर में आपके 10 चक्कर होंगे, तो 10 चक्कर होंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 10 चक्करों की लगेगी। अब कैरिंग कॉस्ट की बात करता हूँ, तो कैरिंग कॉस्ट में उल्टा सिस्टम है। यदि आप ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदते हो ना तो ये कॉस्ट ज़्यादा आती है। कैसे भाई? सीधी सी बात है, अगर आप बड़ा लोट खरीदोगे तो आपको जगह भी बड़ी चाहिए, तो आपका रेंट का खर्चा भी ज़्यादा आएगा। अगर आप एक बार में बड़ा लोट खरीद लेते हो तो आपको कैपिटल की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, तो कैपिटल पर जो ब्याज जाएगा वो भी ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा जगह आप लेकर रखते हो तो बिजली का खर्चा भी ज़्यादा आएगा आपका, ठीक है, टूट फूट भी ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल भी ज़्यादा खराब होगा। लेकिन यदि आप कम लोट खरीदते हो, ठीक है, आपका लोट साइज है वो कम है, तो भाई जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो भी कम होगी। क्योंकि आप एक बार में, जैसे मान के चलो आप एक बार में 1 लाख खरीद रहे हो, ठीक है, तो भाई साहब आपको 1 लाख यूनिट रखने के लिए उस हिसाब से स्पेस चाहिए। यदि आप 10-10 हज़ार का लोट खरीद रहे हो तो आपको छोटा स्पेस चाहिए,
ठीक है। अगर छोटा स्पेस चाहिए तो कम रेंट लगेगा, ठीक है। आपको कम चौकीदार रखने पड़ेंगे, बिजली का खर्चा कम आएगा, ठीक है। जो आपकी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का खर्चा हुआ है वो कम आएगा। अगर आप 50,000 का लॉट खरीदते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ी जगह और ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट का खर्चा जो फाइनेंस का है वो ज़्यादा आएगा, आपको चौकीदार भी उसके हिसाब से 2 या 3 रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप जगह ज़्यादा लोगे तो आपको बिजली का खर्चा भी उस हिसाब से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये भाई साहब ये बात होगी। तो अब अपन को फिक्स क्या करना है, अपन को फिक्स ये करना है, अपन को एक ऐसा लोड फिक्स करना है जिससे इन तीनों कॉस्ट को यदि मैं ऐड करूं ना तो वो साल भर में कम से कम आए, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो इसके दो मेथड होते हैं, ठीक है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, एक होता है नॉर्मल मेथड, ठीक है। तो देखो नॉर्मल मेथड में अपन क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड में अपन ये करते हैं, भाई आप एक काम करो, हर एक लोट पर आप टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, और जहां पर आपकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आए वो ऑर्डर आप फिक्स कर लो, और वही आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई साहब आप 10,000 टायर के हिसाब से परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, तो आपकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। आप 20,000 यूनिट के हिसाब से परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। आप 50,000 यूनिट के हिसाब से परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। आप 1,00,000 यूनिट का लोट मंगवाते हो तो आप परचेज कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, आप ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, आप कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, तो आपके पास टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगी, ठीक है। इस हिसाब से आप और भी लोट बना सकते हो, 60,000 का, 70,000 का, 90,000 का, 80,000 का, ठीक है। तो जिस लोट पर आपकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आए ना वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाएगा, और आप उसके हिसाब से लोट परचेज कर लेना, ठीक है। अब ये मेथड कब लगता है, ये मेथड लगता है यदि आपको सप्लायर डिस्काउंट दे, यदि आपको सप्लायर डिस्काउंट दे तो ये वाला मेथड आपको लगाना है। लेकिन यदि आपको सप्लायर डिस्काउंट नहीं देता है, ठीक है, तो अपन फॉर्मूला वाला मेथड लगाते हैं। तो जो फॉर्मूला वाला मेथड है वो है भाई अंडर रूट में 2ROC, ठीक है। यहां पर R का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। आपको साल भर में रॉ मटेरियल की टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है, 1,00,000 यूनिट। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये हमेशा पर ऑर्डर ही लेनी है आपको, ठीक है। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, और ये हमेशा पर यूनिट पर एनम होती है, ये हमेशा पर यूनिट पर एनम होती है, ठीक है भाई। अब आपको जो ध्यान रखना है वो यहां पर ये रखना है कि देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे तो आप पहचान जाओगे, ठीक है, मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बता दी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगी। आप कैरिंग कॉस्ट भी बता दोगे, भाई कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगी वो आप निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो ना तो देखो एक चीज का यही ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में पर ऑर्डर को कॉस्ट दे रखी है ना तो इसका मतलब आप ये मान के चलना कि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है। लेकिन यदि क्वेश्चन में कोई कॉस्ट आपको पर यूनिट पर एनम दे रखी है तो वो मान के चलना आप कि ये कैरिंग कॉस्ट है, और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है भाई। अब इसमें एक और चीज जो समझने लायक है वो है कि कभी कभी क्या होता है, आपको जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको परसेंटेज में दे रखी होती है, जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो आपको परसेंटेज में दे रखी होती है। तो देखो इस मामले में
अपन हमेशा वो जो कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है ना, तो वो हमेशा परचेज प्राइस का होगा। किसका होगा? परचेज प्राइस का। भाई आपने एक यूनिट कितने रुपए में खरीदी, ठीक है, उसका अपन परसेंटेज ले लेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपको जो सप्लायर है वो डिस्काउंट नहीं देता है, ठीक है। यदि आपको सप्लायर डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो आप कैसे करोगे? हर एक ऑप्शन का उसने जिस हिसाब से डिस्काउंट दे रखा है, ठीक है, उस हिसाब से अपन ऑप्शन बनाएंगे और हर एक ऑप्शन की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और जहां पर टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आएगी अपनी, उस हिसाब से अपन ऑर्डर कर देंगे, वो अपना ईओक्यू हो जाएगा। अब भाई ये बात तो हो गई, ठीक है। कभी कभी आपको जो क्वेश्चन है वो ये पूछ लेता है ईओक्यू के अलावा कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल रिक्वायरमेंट भाई साल भर में मेरे को इतनी यूनिट की जरूरत है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में थी 1,00,000 यूनिट की, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईओक्यू, और आप मान के चलो यहां पर ईओक्यू 25,000 यूनिट का है, ठीक है। भाई मेरे को साल भर में 1,00,000 यूनिट की जरूरत है, ठीक है, और एक बार में मैं 25,000 यूनिट खरीद रहा हूं, तो मेरे कितने ऑर्डर होंगे? 4 ऑर्डर होंगे, ठीक है। भाई साल भर में मेरे को 1,00,000 यूनिट चाहिए और एक बार में मैं 25,000 यूनिट परचेज कर रहा हूं, तो मेरे को कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 25 ऑर्डर। एक आपको यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप कितने दिन के अंदर ऑर्डर देते हो, ठीक है। आप हर एक मतलब आप कितने दिन के अंतराल में ऑर्डर देते हो। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 365 डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो भाई यहां पर आपको 365 दिन है, ठीक है, और आप 4 बार ऑर्डर करोगे, तो आपको 91 हर 91 डेज के अंदर आपको ऑर्डर देना है, ठीक है। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो सबसे पहले अपन को निकालना था कि आपको नंबर ऑफ ऑर्डर, भाई आप कितने ऑर्डर दोगे। तो सीधी सी बात है कि मेरे को साल भर में 1,00,000 यूनिट चाहिए और एक बार में मैं 25,000 यूनिट मंगवा रहा हूं, तो मेरे को 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। दूसरी चीज आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बताओ कि ये जो ऑर्डर है ना वो आप कितने दिन के अंतराल में दोगे। तो देखो साल भर में 365 दिन है और मेरे को 4 ऑर्डर देने हैं, तो मैं हर 91वे डे को मैं ऑर्डर दे दूंगा, ठीक है। मैं आज ऑर्डर दूंगा, फिर 91 डे कंप्लीट होंगे, फिर मैं ऑर्डर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर 91 डे कंप्लीट होंगे, फिर मैं ऑर्डर दूंगा, फिर 91 डे कंप्लीट हो गए, फिर मैं ऑर्डर दूंगा, ठीक है। ये कहलाएगा अपना नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। और इस चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना वो इसी टॉपिक के आते हैं, ठीक है, ज्यादातर इसी के आते हैं, और ये सिंपल भी है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो अपन इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो भाई मैं क्वेश्चन की बात करूं, तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 गिवन लिखना है। भाई अपन को क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी है वो आप जमा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखो वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बनाने चाहिए, क्योंकि देखो वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं। फिर दूसरी चीज, आपने एक बार गिवन लिख लिया ना तो आपको बार बार क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, आपने उस क्वेश्चन की समरी लिख ली। देखो, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। आपको भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है और आप साल भर में कितने ऑर्डर दोगे वो आपको निकाल के बताने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखो
कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर एनम 10,000 केजी। भाई जो आपका आर है वो 10,000 केजी का है, मतलब साल पूरे साल भर में मेरे को 10,000 किलो रॉ मटेरियल परचेज करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 50 रुपये। भाई जो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना वो 50 रुपये पर ऑर्डर है। इसके बाद में कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2, मतलब जो आपकी परचेज प्राइस है ना वो है 2 रुपये पर यूनिट, मतलब जो सप्लायर है वो आपको ये माल 2 रुपये पर यूनिट में दे रहा है। स्टोरेज कॉस्ट मतलब कि कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हमेशा आपको लेनी है पर यूनिट पर एनम। और देखो यहाँ पर आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 8%, और मैंने आपको ये बोला था कि कैरिंग कॉस्ट कभी भी आपको परसेंटेज में दे देना तो ये हमेशा परचेज प्राइस का होती है। तो परचेज प्राइस है आपकी 2 रुपये, तो 2 का 8% 0.16, ये आपकी कैरिंग कॉस्ट आ गई। अब आपको निकालना है कैलकुलेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आपको ईओक्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर सप्लायर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो अपन फॉर्मूला वाला मेथड से करेंगे। जो फॉर्मूला वाला मेथड है वो क्या कहता है अपन को, भाई आप अंडर रूट कर दो 2RO/C। 2 R है आपका 10,000 किलो का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है आपके 50, कैरिंग कॉस्ट है 0.16, तो 2RO/0.6 का अंडर रूट 2500 यूनिट। तो भाई मेरा जो 2500 किलो है वो ईओक्यू आ गया, मतलब आपको 2500 किलो के लोट में आपको रॉ मटेरियल मंगवाना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने अपन को ये पूछा था कि आप नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, तो मैं कर दूंगा कैलकुलेशन नंबर ऑफ ऑर्डर। भाई मैं नंबर ऑफ ऑर्डर की बात करूं तो देखो साल भर में आपको 10,000 किलो रॉ मटेरियल चाहिए और आप एक बार में 2500 किलो रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, ठीक है, तो सीधी सी बात है आपको 4 ऑर्डर करने पड़ेंगे पर एनम। तो देखो आपका ईओक्यू आ गया 2500 किलो और नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 4। अब अपन आगे चले, तो देखो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को पूछा है कंप्यूट ईओक्यू, ठीक है, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फॉलोइंग, और आपको ये जो मैंने डेटा दे रखे हैं इसके लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। तो भाई यहाँ मैं डाल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 1 बना देते हैं अपन गिवन का। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर, तो आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है ना वो है 5000 यूनिट की, ठीक है। आपकी यूनिट की प्राइस है 20 रुपये, परचेज प्राइस है आपकी 20 रुपये पर यूनिट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपये, और ये हमेशा पर ऑर्डर में होती है, ठीक है।
देखो अब इसके बाद में आपको जो कॉस्ट दे रखी है ना पर यूनिट पर एनम दे रखी है, तो इसका मतलब ये तीनों कॉस्ट है आपकी कैरिंग कॉस्ट। और आप वैसे देखोगे तो देखो स्टोरेज कॉस्ट लिखा हुआ है, इंटरेस्ट रेट लिखी हुई है और ऑब्सोलेंस रेट लिख रखी है, तो वैसे भी ये कैरिंग कॉस्ट होती है और ये परसेंटेज में दे रखी होती है, दे रखी है। और आपको पता है यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो तो वो हमेशा परचेज प्राइस का होती है, तो 20 का। 12 8 से 18, 18 2 20, 20% कैरिंग कॉस्ट, तो 4 रुपये पर यूनिट पर एनम आपकी कैरिंग कॉस्ट हो गई। अब भाई आपको क्वेश्चन ने ये पूछा है कि आप टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालो, तो मैं निकाल दूंगा। और उससे पहले आपने को ये पूछा है कि आप ईओक्यू निकाल के बताओ। कैलकुलेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और जो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है 2RO/C। 2 R है आपकी 5000 यूनिट की, और ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी 16 रुपये, कैरिंग कॉस्ट है 4 रुपये, तो 5 × 2 × 16 भाग 4 √ 200 यूनिट। भाई आपकी ईओक्यू आ गई 200 यूनिट। मतलब आप साल भर में 200 यूनिट के लोट में माल परचेज करोगे ना, तो साल भर में टोटल 5000 यूनिट खरीदने पर आपकी कॉस्ट कम से कम आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा था कि आप ईओक्यू के हिसाब से माल खरीद रहे हो ना, तो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है वो बताओ। तो मैं कर लूंगा कैलकुलेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कैलकुलेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो भाई आपको पता है 3 ही कॉस्ट लगती है। एक होती है परचेज कॉस्ट, एक होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होती है कैरिंग कॉस्ट। यदि मैं तीनों कॉस्ट को ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगी टोटल वेरिएबल रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखो भाई साल भर में मेरे को 5000 यूनिट परचेज करनी है। देखो हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो अपन को पर एनम ही कैलकुलेट करनी है। साल भर में आप 5000 यूनिट परचेज कर रहे हो, 1 यूनिट 20 रुपए की आती है, 5000 × 20, तो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कितने रुपए की हो जाएगी? 1 लाख रुपए की। भाई साल भर में आपको 5000 यूनिट परचेज करनी है, ठीक है। एक बार में आप 200 यूनिट परचेज करते हो तो आपको 25 ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक ऑर्डर देने पर जो आपका खर्चा आता है वो 16 रुपए का आता है, तो 25 ऑर्डर देने पर आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 400 रुपए का, ठीक है। अब मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो देखो आप साल एक बार में 200 यूनिट खरीदते हो, लेकिन देखो 200 यूनिट आपकी हमेशा तो गोदाम में पड़ी नहीं रहती, ठीक है। अपन इसका एवरेज कर लेंगे तो अपने पास 100 यूनिट आ जाएगी। 1 यूनिट की जो कैरिंग कॉस्ट है वो है आपकी 4 रुपए, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट आ गई आपकी 400 रुपए, तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 1,08,000 रुपए, ठीक है। देखो इसमें 2 चीज समझने लायक थी, ठीक है। 2 चीज, एक तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपको साल भर में 5000 यूनिट परचेज करनी है, ठीक है, और आपने ये फिक्स कर लिया, आपने ईओक्यू निकालकर फिक्स कर लिया कि भाई मैं एक बार में 200 यूनिट ही मंगवाऊंगा, तो मेरे को कितनी बार मंगवाना पड़ेगा? मेरे को 25 बार, मेरे को 25 बार ऑर्डर देने पड़ेंगे। एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 16 रुपए है, ठीक है। तो मेरी जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो साल भर की 400 रुपए की आ जाएगी। अब बात करते हैं अपन कैरिंग कॉस्ट की।
तो देखो, एक यूनिट को गोदाम में यदि मैं साल भर रखता हूं ना, तो उसकी कॉस्ट 4 रुपए है। ठीक है, इस चीज को समझना। देखो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का मतलब क्या हुआ? देखो, इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर गौर करना, आप मेरे शब्दों पर ध्यान लगाना। यहां पर जो सबसे मेन चीज है ना, वो यही है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। भाई, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम का मतलब होता है कि भाई, एक यूनिट यदि मेरे गोदाम में साल भर तक पड़ी रहे ना, तो उस पर 4 रुपए का खर्च आता है। ठीक है, तो अब मैंने 200 का एवरेज क्यों लिया? वो मैंने इसलिए लिया भाई, आपने क्या किया होगा, आपने आज 200 यूनिट का ऑर्डर दिया होगा। ठीक है, फिर आपके क्या हुआ होगा, आप रोजाना रॉ मटेरियल यूज करते होंगे। ठीक है, तो आपने आज गोदाम में से कुछ रॉ मटेरियल ले गए। ठीक है, तो आज शाम को 180 यूनिट बची। कल आप फिर गोदाम में से 20 यूनिट ले गए। ठीक है, तो आपके पास बची 160 यूनिट। फिर आपने परसों के दिन आए आप, ठीक है, और परसों के दिन आप फिर 20 यूनिट ले गए। ठीक है, तो आपके गोदाम में बची 160 यूनिट। फिर उसके अगले दिन क्या होगा, आपने 20 यूनिट कंज्यूम की होगी, तो आपके गोदाम में बची होगी 140 यूनिट। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ होगा, आपने फिर 20 यूनिट ले गए होंगे, तो आपके गोदाम में बची होगी 120 यूनिट। उसके अगले दिन क्या हुआ होगा, आपने फिर 20 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया, तो आपके गोदाम में 100 यूनिट बची होगी। उसके अगले दिन क्या हुआ होगा, आपने फिर 20 यूनिट ले गए होंगे, आपके गोदाम में 80 यूनिट बची होगी। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ होगा, आप फिर से 20 यूनिट का आपने कंजम्पशन कर लिया होगा, तो आपके गोदाम में 60 यूनिट बची होगी। उसके अगले दिन क्या हुआ होगा आपने फिर 20 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया, तो आपके गोदाम में 40 यूनिट बची होगी। उसके अगले दिन क्या होगा, आपने फिर से 20 यूनिट का कंजम्पशन कर लिया, तो आपके गोदाम में 20 यूनिट बची। फिर उसके अगले दिन क्या हुआ होगा, उसके अगले दिन आपके गोदाम आपने फिर 20 यूनिट का यूज कर लिया, तो आपके गोदाम में 0 यूनिट बची होगी। फिर आपने क्या किया होगा, आपने ऑर्डर किया होगा। ठीक है, फिर आपके पास 200 यूनिट आई होगी। ठीक है, तो 200 यूनिट का फिर आप कंजम्पशन करोगे हर डे के हिसाब से। ठीक है, पर डे के हिसाब से, तो आपका रॉ मटेरियल इस हिसाब से चलता है। तो देखो, आपने ध्यान दिया होगा, तो अपने गोदाम में देखो, रॉ मटेरियल कभी भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, आज 200 यूनिट है, कल 180 होगा, फिर 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20, 0, ऐसे आपके गोदाम में रॉ मटेरियल पड़ा रहता है। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, कभी आपके गोदाम में 200 यूनिट रहेगी, कभी आपके गोदाम में 0 यूनिट रहेगी, कभी आपके गोदाम में 60 यूनिट रहेगी, कभी आपके गोदाम में 80 यूनिट रहेगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अपन एवरेज देखें तो आपके गोदाम में 100 यूनिट रहती है। ठीक है, एक दिन 200 रहेगी, एक दिन 0 भी रहेगी, एक दिन 180 भी रहेगी, 20 भी रहेगी। लेकिन यदि अपन एवरेज देखें ना, तो भाई साहब, आप 200 के यूनिट में, यदि 200 के यूनिट में आप माल परचेज करते हो ना, तो आपके गोदाम में जो एवरेज यूनिट रहती है ना, वो 100 यूनिट रहती है। ठीक है, आपके गोदाम में 100 यूनिट का एवरेज रहता है। तो भाई, एक यूनिट को साल में रखने की कॉस्ट 4 रुपए है। ठीक है, तो 100 यूनिट को आपके गोदाम में रखने की जो कॉस्ट आएगी, वो 400 रुपए की आ जाएगी। देखो, यहां पर आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, आप ईओक्यू से, आप कभी भी ईओक्यू से आप रॉ मटेरियल का लोट निकालते हो ना, तो वहां पर हमेशा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर ही आएगी। ठीक है, अब आप ईओक्यू के हिसाब से अगर आप माल मंगवाते हो, तो आप ध्यान रखना कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हमेशा बराबर ही आएगी। अभी आप आगे के क्वेश्चन में भी इस चीज को देख लेना। ठीक है भाई, अब अपन आगे चलते हैं। यदि मैं आगे चलूं, तो देखो, आपको निकालना है डिटरमाइन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपको टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट ही निकालनी है। वुड रिजल्ट फॉर आइटम ऑफ इनकरेक्ट प्राइस ऑफ 12.8 इज यूज। ठीक है, यदि आपने इनकरेक्ट प्राइस, यदि आपने परचेज प्राइस 12.8 यूनिट अगर आप यूज कर लो ना, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, वो आपको निकाल के बतानी है। ठीक है भाई, बता दूंगा मैं। तो देखो, अगर आपने रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर आपको अलग लेनी है, ठीक है, तो आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। देखो, वर्किंग नोट नंबर 2 अपन वापस से गिवन लिख देंगे। देखो, आपका आर तो वही रहेगा 5000 यूनिट का। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वो अपन 16 रुपए पर ऑर्डर ही ले लेंगे।
परचेज प्राइस के लिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपने 20 रुपए लिए थे ना, उसकी जगह आप 12.80 लो। ठीक है। अब भाई सीधी सी बात है, यदि आपकी परचेज कॉस्ट बदल गई तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट हमेशा परसेंटेज में दे रखी होती है। अगर, और मैंने बोला था अगर कैरिंग कॉस्ट अगर आपको परसेंटेज में दे रखी हो तो वो हमेशा आपको परचेज प्राइस का लेनी है। तो 12.8 का यदि मैं 20% करता हूं तो मेरी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 2.56 पर यूनिट पर एनम। ठीक है। तो अब आपको नया ईओक्यू निकालना है। न्यू ईओक्यू। भाई ईओक्यू का फॉर्मूला पता है आपको, 2 आर है 5000, ओ है आपकी 16 और कैरिंग कॉस्ट है 12, कैरिंग कॉस्ट है 2.56। 5000 इंटू 2 इंटू 16 भाग 2.56 अंडर रूट 250 यूनिट। भाई यदि आप परचेज प्राइस ये लेते हो ना तो 250 यूनिट परचेज करने पर आपकी साल भर की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आएगी। ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट। कैलकुलेशन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इफ परचेज प्राइस इज 12.8 पर यूनिट। तो भाई सबसे पहले अपन लेंगे परचेज कॉस्ट, फिर उसमें अपन ऐड कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसमें अपन ऐड कर देते हैं कैरिंग कॉस्ट, तो इस तरीके से अपने पास आ जाती है टोटल वेरिएबल रॉ मटेरियल कॉस्ट। देखो भाई मैं परचेज कॉस्ट की बात करूं ना तो देखो अब एक यूनिट आएगी 12.8 में, तो 5000 यूनिट कितने की पड़ेगी मेरे को। भाई दुकानदार एक यूनिट के मेरे पास 12.8 रुपये ले रहा है, तो 5000 यूनिट के लिए कितने रुपए लेगा, 64,000। भाई मेरे को साल भर में 5000 यूनिट चाहिए और अब मैं एक बार में 250 यूनिट मंगवाता हूं, तो मेरे कितने ऑर्डर होंगे, 20 ऑर्डर। एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट है 16 रुपये, तो 20 ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 320 रुपये। यदि कैरिंग कॉस्ट की बात करूं तो 250 यूनिट के लोट में माल मंगवाता हूं, लगभग अपने गोदाम में 125 यूनिट रहती है। एक यूनिट को साल भर रखने की कॉस्ट है 2.56, तो 125 इंटू 2.56 ये हो जाएगी 320। देखो बराबर आई है ना। तो भाई 64,000 तो मैं दुकानदार वाले को देकर आ रहा हूं। ठीक है, 320 रुपये मेरे रास्ते में माल को लाने की लागत लगी, 320 रुपये उसको रखने की लागत लगी, तो 64,640 की मेरी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। 64,640 देखो ये आके ये नया ईओक्यू हो गया। पुरानी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी वो 1 लाख रुपए की थी, पुराना ईओक्यू आपका 200 यूनिट का था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब भाई मैं आगे चलूं, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। अनिल एंड कंपनी बाई इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 36,000 यूनिट इन 6 इंस्टॉलमेंट। भाई अनिल एंड कंपनी है जो कि साल भर में 36,000 यूनिट रॉ मटेरियल की परचेज करती है। तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1
गिवन बना लूंगा। मेरा आर है वो है 36,000 यूनिट का। ठीक है, और आप 6 यूनिट मतलब 6 इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो। ठीक है, तो सीधी सी बात, आप एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो? 6,000 यूनिट। ठीक है, 6 इंस्टॉलमेंट में। ईच यूनिट कॉस्ट ₹1। जो परचेज प्राइस है ना वो आपकी है ₹1 पर यूनिट। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹25। ऑर्डरिंग कॉस्ट है आपकी ₹25 पर ऑर्डर। आप सब लोगों को पता है कि हमेशा पर ऑर्डर कोई कॉस्ट दे रखी होती है तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट ही होती है। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 20% पर यूनिट। ठीक है, जो कैरिंग कॉस्ट है ना वो आपको 20% दे रखी है। इसने बोल रखा है कि ये परचेज प्राइस का लेना है, लेकिन यदि ये नहीं बोलता है तो भी अपन को पता होता है ये चीज। तो ₹1 का यदि मैं 20% करूंगा तो 0.20 पर यूनिट पर एनम आ जाएगी, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी अपनी। फाइंड द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी। भाई आप एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी के हिसाब से यदि माल मंगवा रहे हो तो टोटल एनुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या होगी वो निकाल के बताओ। भाई एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री सिस्टम क्या है अपना कि अपन 6 किस्तों में माल मंगवाते हैं। ठीक है, साल भर में मेरे को 36,000 यूनिट मंगवानी है 6 बार में, तो इसका मतलब अपन हर एक लोट में 6,000 यूनिट मंगवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है। बता देंगे भाई। हाउ मच मनी कैन बी सेव्ड बाय ईओक्यू। और यदि आप ईओक्यू के हिसाब से यदि माल मंगवाते हैं तो आपको कितने रुपए का बेनिफिट होता वो निकाल के बताओ, तो वो भी बता देंगे। ठीक है, वो कैसे बताएंगे भाई, अपन अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से माल मंगवा रहे हैं तो उसकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगी अपने पास। फिर अपन ईओक्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ईओक्यू की लोड साइज के हिसाब से अपन टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो अपन को कितने रुपए का फायदा होता है ईओक्यू के निकालने से वो अपन दोनों का डिफरेंस देकर पता कर लेंगे। भाई दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो अपन का बेनिफिट हो जाएगा। तो भाई यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट पर एनम। सबसे पहले अपन बात करते हैं परचेज कॉस्ट की। भाई देखो, प्रेजेंट में अपन 36,000 यूनिट मंगवा रहे हैं और 6 किस्तों में, तो एक बार में 6,000 यूनिट मंगवा रहे हैं। ठीक है, पूरे साल भर में मेरे को 36,000 यूनिट परचेज करनी है, एक यूनिट ₹1 की आती है, तो मेरी परचेज कॉस्ट हो जाएगी 36,000 की। अब यदि मैं बात करूं ऑर्डरिंग कॉस्ट की, तो भाई 6 किस्तों में मंगवाओगे, इसका मतलब 6 ऑर्डर दोगे आप। एक ऑर्डर की कॉस्ट ₹25 है, तो 25 × 6 ₹150 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गई। इसके बाद में मैं बात करता हूं कैरिंग कॉस्ट की। तो भाई आप 6,000 यूनिट का लोट मंगवा रहे हो, तो लगभग आपके गोदाम में 3,000 यूनिट रहती है एवरेज, और एक यूनिट को साल भर में रखने की लागत है 0.20, तो 3,000 × 0.2 ₹600। ठीक है, देखो यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर नहीं आ रही है। वो बराबर कब आती है? जब आप ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाते हो। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी अपनी 36,750 की। ठीक है, ये आपकी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी। अब भाई क्वेश्चन ने अपन को ये पूछा था
कि यदि आप ईओक्यू के हिसाब से माल मंगवाते हो तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में आपको कितने रुपए की सेविंग होगी वो निकाल के बताओ। तो भाई अपन कर देंगे कैलकुलेशन। अमाउंट ऑफ सेविंग इफ ऑर्डर प्लेस्ड अकॉर्डिंग EOQ। तो भाई सबसे पहले अपन EOQ निकालते हैं। तो देखो EOQ का फॉर्मूला होता है 2R 36,000, O है आपका 25, C है आपका 0.02। तो 36,000 इंटू 2 इंटू 25 भाग 0.2 अंडर रूट 3,000 यूनिट। भाई आपका EOQ है 3,000 यूनिट। मतलब आप अगर 3,000 यूनिट के लोट में आप माल मंगवाते हैं ना तो आपकी साल भर की टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कम से कम आती है। लेकिन जो आपने प्रेजेंट जो आपकी पॉलिसी थी वो तो 6,000 यूनिट की थी। ठीक है, अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लेता हूँ। तो अपनी परचेज कॉस्ट आ जाएगी यदि EOQ, भाई आप चाहे EOQ के हिसाब से माल मंगवाओ चाहे आप 6,000 यूनिट के माल के हिसाब से माल मंगवाओ, ठीक है, साल भर में आपको टोटल जो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी परचेज करनी है वो तो 36,000 यूनिट ही करनी है। ठीक है, तो 1 रुपए के हिसाब से 36,000 की आपकी परचेज कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो देखो साल भर में आपको 36,000 यूनिट परचेज करनी है। एक बार में आप 3,000 यूनिट परचेज करते हो तो आपके कितने चक्कर हो गए? 12 चक्कर हो गए। एक चक्कर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए है। तो 12 चक्कर की आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 300 रुपए। अब मैं बात करूं कैरिंग कॉस्ट की। तो देखो आप एक बार में 3,000 यूनिट परचेज कर रहे हो तो आपके गोदाम में लगभग 1,500 यूनिट रहती है हमेशा। और 1 यूनिट की जो रखने की लागत है साल भर की वो है 0.20 की। तो आपकी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 300 रुपए की। तो टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी आपकी 36,600 रुपए की। अब मैं निकाल दूंगा सेविंग इन रॉ मटेरियल कॉस्ट। भाई आप पहले लोड के हिसाब से माल मंगवा रहे थे जब आपकी 36,750 रुपए की लागत आ रही थी। ठीक है, अब आप EOQ के हिसाब से माल मंगवाओगे तो 36,600 रुपए की लागत आएगी। तो आपकी 150 रुपए का आपके रॉ मटेरियल कॉस्ट में बेनिफिट हो जाएगा। और देखो अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो ना तो EOQ के हिसाब से आप माल मंगवाते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट आपकी हमेशा बराबर आ रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर यदि मैं 6 की बात करूं तो देखो सबसे पहले मैं यहां लिख लूंगा वर्किंग नोट नंबर 1 गिवन। ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर ए कंपोनेंट अल्फा। जो कंपनी है वो एक स्पेशल प्रोडक्ट बनाती है जिसके लिए वो उसका एक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है अल्फा। दे फॉलोइंग पर्टिकुलर आर कलेक्टेड फ्रॉम द ईयर। और आपको जो साल के दौरान जो जानकारी मिली है वो इस प्रकार है। एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा 8,000 यूनिट की। भाई मेरा जो एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की वो है 8,000 यूनिट की।
कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 200 यूनिट की, 200 रुपये पर यूनिट। जो परचेज कॉस्ट है ना वो है, सॉरी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो है 200 रुपये पर ऑर्डर। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा 400 रुपये, परचेज प्राइस है आपकी 400 रुपये पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट है 20%, कैरिंग कॉस्ट है आपकी 20%। तो यदि मैं 400 का 20% कर दूं तो वो हो जाएगा 80 रुपये पर यूनिट पर एनम। देखो आप सब लोगों को पता है यदि कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो तो वो हमेशा परचेज प्राइस का होती है। तो परचेज प्राइस 400 रुपये दे रखी थी, वो का 20% 80 रुपये। देखो ध्यान आपको हमेशा ये रखना है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको हमेशा पर ऑर्डर लेनी है, कैरिंग कॉस्ट आपको हमेशा पर यूनिट पर एनम लेनी है। इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डाउट हो ना कि कौन सी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कभी कैरिंग कौन सी कैरिंग कॉस्ट है, तो आप वहां पर ये देख लेना कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कॉस्ट दे रखी है वो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में ले लेना, जो पर यूनिट पर एनम कॉस्ट दे रखी है वो आप कैरिंग कॉस्ट में ले लेना, ठीक है। द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन परचेज ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 400 कंपोनेंट एट ए टाइम। देखो जिस कंपनी से आप ये अपन ये रो मटेरियल परचेज कर रहे हैं ना, उस कंपनी ने अपन को एक ऑफर दिया है कि आप एक काम करो 4000, आप एक बार में 4000 यूनिट का लोड खरीद लो, हम आपको 4% डिस्काउंट दे देंगे। कंप्यूट द ईओक्यू, आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है। एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, और आपको ये निकाल के बताना है कि आपको क्वांटिटी ऑर्डर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो ईओक्यू तो अपन निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में ये अपन को ये पूछा है कि क्या अपन को ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, अपन ये करेंगे कि ईओक्यू के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसने जो ऑफर दिया है 4000 यूनिट, उसके हिसाब से अपन टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो यदि इसके ऑफर के हिसाब से अपने ईओक्यू से कॉस्ट कम आती है तो अपन ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे, और यदि इसकी कॉस्ट ईओक्यू के हिसाब से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है उससे ज्यादा आती है तो ये ऑफर अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो देखो मैं सॉल्यूशन की बात करूं, कैलकुलेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो भाई ईओक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2R/C। 2R है 8000 यूनिट का, ओ है आपका 200 रुपये पर ऑर्डर, सी है 80, तो 16000 इंटू 200 भाग 80 का अंडर रूट 200 यूनिट, ठीक है। अब मैं प्रपोजल को देख लूंगा, तो प्रपोजल के लिए अपन क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रपोजल। पर्टिकुलर्स, भाई ईओक्यू के हिसाब से मैं रॉ मटेरियल खरीदूं तो 200 यूनिट खरीदूंगा, और मेरा प्रपोजल क्या है कि आप एक बार में 4000 यूनिट खरीद लो। सबसे पहले मैं बात करता हूं परचेज कॉस्ट की। तो देखो आपको साल भर में 8000 यूनिट परचेज करनी है, और एक यूनिट आपकी आ रही है 400 रुपये की, तो 8000 इंटू 400 परचेज कॉस्ट आ जाएगी आपकी 32 लाख की। जबकि अपना प्रपोजल है भाई आप चाहे एक बार में 200 यूनिट खरीदो, चाहे आप एक बार में 4000 यूनिट खरीदो, आपको साल भर में तो टोटल 8000 यूनिट ही खरीदनी पड़ेगी, इंटू 400
ठीक है, लेकिन जो अपना परचेजर है वो अपन को क्या बोल रहा है, जो अपना सेलर है वो अपन को क्या बोल रहा है कि यदि आप 4,000 यूनिट एक बार में खरीदते हो ना तो मैं आपको 4% डिस्काउंट दे दूंगा। तो 400 का, ये 400 में से यदि मैं 4% डिस्काउंट लेस कर देता हूँ, ठीक है, तो जो परचेज प्राइस आएगी वो मेरी आएगी 384, 384 रुपये आ गई। ठीक है, तो 8,000 यूनिट पड़ेगी मेरी 30,72,000 की। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट को, ऑर्डरिंग कॉस्ट की। यदि मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करूं तो देखो मेरे को साल भर में 8,000 यूनिट चाहिए, एक बार में आप 200 यूनिट परचेज कर रहे हो, साल भर में मेरे को 8,000 यूनिट चाहिए, एक बार में आप 200 यूनिट परचेज कर रहे हो, तो मेरे 40 ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 200 रुपये, तो 40 ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 8,000 रुपये। भाई आपको साल भर में 8,000 यूनिट चाहिए, यदि आप एक बार में 4,000 यूनिट परचेज करते हो तो आपके 2 ऑर्डर होंगे, एक ऑर्डर की कॉस्ट 200 रुपये है, तो 2 ऑर्डर की कॉस्ट 400 रुपये हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट की यदि मैं बात करूं तो 200 यूनिट परचेज कर रहा हूं एक बार में, तो मेरे गोदाम में लगभग 100 यूनिट रहती है हमेशा एवरेज, और एक यूनिट की जो कैरिंग कॉस्ट है वो 80 रुपये, तो 100 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 8,000 रुपये। देखो मैं प्रपोजल की बात करूं तो 4,000 यूनिट एक बार में खरीदता हूं तो मेरे गोदाम में लगभग 2,000 यूनिट रहती है, इनटू 80 कर दूं मैं। देखो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं ना वो यहीं पर आकर करते हैं। भाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपको परसेंटेज में दे रखी है, ठीक है, और यदि वो परसेंटेज में दे रखी है तो अपन परचेज प्राइस का लेंगे। तो भाई सीधी सी बात है, यदि आपकी परचेज प्राइस चेंज होगी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। परचेज प्राइस है आपकी 384 रुपये, परचेज प्राइस है आपकी 384, उसका 20%, तो 384 का 20% 76.8, तो 2,000 इंटू 76.8 करूंगा मैं तो 1,53,600 आ गई मेरी कैरिंग कॉस्ट। तो इस प्रकार आ जाएगी अपनी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट। भाई ईओक्यू के हिसाब से यदि आप परचेज करते हो तो 32 लाख तो आप दुकानदार को देकर आ जाओगे, 8,000 रुपये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाएगी, 8,000 की आपकी कैरिंग कॉस्ट लग जाएगी, तो टोटल 32,16,000 का खर्चा आएगा आपका। यदि अपन सप्लायर के प्रपोजल की बात करें तो वहाँ पर अपन को 30,72,000 की परचेज कॉस्ट पड़ेगी, 400 की ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ेगी, 1,53,600 की कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी, 32,26,000, टोटल कॉस्ट 32,26,000 की पड़ेगी। अब अपन देखें तो जो एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल कॉस्ट अपनी आएगी ना, वो देखो यहाँ तो 32,16,000 की रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रही है, यहाँ पर 32,26,000 की आ रही है, यहाँ पर 32,16,000 की आ रही है। तो देखो 10,000 की मेरी रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है यदि मैं सप्लायर के प्रपोजल के हिसाब से माल ऑर्डर करता हूँ तो देखो सीधी सी बात है 10,000 का अपने पास एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, ठीक है, तो ये प्रपोजल अपन रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ईओक्यू के हिसाब से ही अपना रॉ मटेरियल खरीदने का जो प्रपोजल जो ऑप्शन है वो बेस्ट है। तो मैं यहाँ रिपोर्ट लिख दूंगा, द सप्लायर प्रपोजल
should be rejected because total raw material cost will be increased by 10,000। भाई यदि मैं सप्लायर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता हूं तो मेरी टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा लगेगी, तो उससे क्या फायदा है। ठीक है, अपन ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देंगे। देखो यदि आप यहाँ देखो तो देखो वही चीज़ है। ठीक है, अपना आंसर मैच हो गया। अब भाई मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 की यदि अपन बात करें ना, तो देखो द complete gardener is deciding on EOQ quantity for 2 brands of loan fertilizer। ठीक है, लोन फर्टिलाइजर के लिए आप दो ब्रांड का लोन के लिए आप दो ब्रांड का फर्टिलाइजर परचेज करते हो। एक का नाम है सुपर ग्रो, एक का नाम है नेचर ग्रो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, और आपको जो जानकारी दे रखी है वो इस हिसाब से दे रखी है। ठीक है, एनुअल डिमांड, देखो जो आपकी एनुअल डिमांड है वो 2000 बैग तो सुपर ग्रो की है, 1280 बैग आपकी नेचर ग्रो की है। रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर है ऑर्डर भी दे रखी है। आपको कैरिंग एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट पर बैग, आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम भी दे रखी है। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, कंप्यूट ईओक्यू ऑफ सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। आपको जो दोनों प्रकार के ब्रांड है ना उनके लिए आपको ईओक्यू निकालनी है, निकाल देंगे। फॉर ईओक्यू व्हाट इज द सम ऑफ टोटल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल एनुअल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट सुपर ग्रो एंड नेचर ग्रो। देखो आपके लिए जो दोनों ब्रांड है उसके लिए टोटल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट भी निकाल के बतानी है। आपको इसने परचेज कॉस्ट नहीं पूछी है, और ये परचेज कॉस्ट पूछ भी नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि यहां पर परचेज प्राइस दे नहीं रखी है। ठीक है भाई, निकाल देंगे। यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो देखो सबसे पहला अपन को पूछा है कैलकुलेशन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आपको ईओक्यू निकालनी है। तो देखो ये तो हो गया नेचर ग्रो, पहले अपन बात कर लेते हैं सुपर ग्रो की। टू आर है अपना 2000 बैग का, ओ है अपना 1200 का, सी है 480 की। तो 2000 इंटू 2 इंटू 1200 भाग 480, 100 बैग आ गए। अब बात करता हूं मैं नेचर चर्स ओन, तो उसमें हो जाएगा 2 आर 1280, ओ है 1400 का, सी है 560 का। टू 1280 आर ओ 1400 भाग 560 अंडर रूट 80 बैग। ठीक है, ये अपन ने निकाल दिया, ईओक्यू निकाल दिया। दूसरा अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको टोटल रेलेवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है और टोटल रेलेवेंट कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। तो अपन कर देंगे कैलकुलेशन टोटल रेलेवेंट कॉस्ट।
यहाँ कॉलम बना दूंगा मैं पर्टिकुलर्स का, फिर कॉलम बना दूंगा मैं सुपर ग्रो, फिर कॉलम बना दूंगा मैं नेचर ओन। भाई सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो देखो आपको साल भर में टोटल 2000 बैग खरीदने हैं, एक बार में आप 100 बैग खरीद रहे हो, ठीक है, तो 20 ऑर्डर हो गए, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट 1200 है, ठीक है, तो 1200 इंटू 20, 24,000 की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी आपकी। बताओ, है बाइक लेकर नहीं आया मैं आज, मैं पैदल ही आया हूँ। नहीं लेकर नहीं आया ना, एक मिनट रुको, देखो एक मिनट। अब अपन बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की। तो देखो आप 100 यूनिट खरीद रहे हो, तो लगभग आपके गोदाम में 50 यूनिट रहती है, एक यूनिट को खरीदने की लागत है 480, तो 50 इंटू 480 ये हो जाएगी 24,000। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। ₹48,000। अब भाई मैं इसकी बात करूं तो देखो 1280 बैग खरीदने मेरे को, एक बार में 80 बैग खरीद रहा हूं मैं, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1400 पर ऑर्डर। 1280 बैग चाहिए मेरे को, एक बार में 80 बैग खरीद रहा हूँ, तो 16 ऑर्डर हो गए, एक ऑर्डर की कॉस्ट 1400 है, तो 22,400 की ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। अब मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करूँ तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 560, 40 इंटू 560, 22,400। तो टोटल अपने पास हो जाएगी 44,800 रुपये की टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, ठीक है, ये आ गई आपकी। अब देखो इसको निकालने का वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, ठीक है, एक फॉर्मूला भी है। आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, या मैं इसको बोलूँ टोटल रेलिवेंट कॉस्ट, इसको आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, उसका मैं आपको अल्टरनेटिव लिखवा रहा हूँ। जो इसका अल्टरनेटिव है वो क्या है, इसका देखो एक फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में 2ROC, ठीक है, डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, वही फॉर्मूला है, वो वहां डिवाइड में सी आ जाता है, यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यदि देखो मैं सुपर ग्रो की बात करूं ना, तो उसमें हो जाएगा 2R है अपना 2000, O है अपना 1200, C है अपनी 480, तो 2000 इंटू 2 इंटू 1200 इंटू 480 अंडर रूट, ये देखो 48,000 आ गई, ठीक है। अब नेचर्स ओन की बात करता हूं मैं, तो 2 इंटू 1280 इंटू 1400 इंटू 560, 2 इंटू 1280 इंटू 1400 इंटू 560, 44,800। देखो अगर आपको कभी भी ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट अगर एक साथ निकालनी हो, ठीक है, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आपको एक साथ निकालनी हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो,
ठीक है। अगर आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट अलग अलग पूछे तो आपको इसी तरीके से निकालनी है, ठीक है, इसी तरीके से निकालनी है। लेकिन यदि आपको टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट एक साथ पूछ ले कि आप दोनों का टोटल बताओ, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी वही आएगी। देखो जो टॉपिक नंबर फर्स्ट था, ठीक है, उसके अपन ने आज बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, इसके कल कुछ क्वेश्चन अपन कल और करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।